का 10 लाख का 20 लाख का ये मकान तबाह हुआ है, उसको वो उतनी बड़ी अमाउंट मनी या आधा भी अमाउंट दिया गया हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की कहीं भी सामने नज़र नहीं आई है, ना कोई पेश की गई है। जो लोग हराम खाने की आदत है जिन लोगों को, वो उनको पकड़ लेंगे। इस फाइल को यहाँ से यहाँ ले जाना है, एक आम आदमी को क्या पता है इस फाइल को कहाँ से क्लर्क से फाइल बनेगी, फिर वो एसओ के पास, फिर सीनियर क्लर्क के पास जाएगी, फिर वो एसओ के पास जाएगी, एसओ से फिर वो अंडर सेक्रेटरी के पास जाएगी, अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर स्पेशल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी के पास। सो वो तो परेशान हो जाएगा वहाँ पे, वो कितनी सीढ़ियाँ पार करेगा। अकाउंटेबिलिटी आती है तो नेचुरली करप्शन कम होगी। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तो फिर करप्शन बढ़ती है, फिर वो एलिमेंट जो करप्ट एलिमेंट है वो सारा अपना उठाते हैं। और जब आप अपने तहसील ऑफिस में ले लीजिए तो लोगों को पता चल जाता है कौन क्लर्क पैसे खाता है और कौन नहीं खाता है, कौन अफसर पैसे खाता है, कौन नहीं खाता है। और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में फिर ये होती है कि लोग आके रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं, जनाब आप वो फलाना अफसर, वो फलाना जो ऑफिसर है या फलाना क्लर्क है वो पैसे खाता है, इसको उठाइए यहाँ से। तो यही इल्तिजा करूँगा कि करप्शन के मसले में कि ऐसे एलिमेंट्स को बेनकाब कीजिए और करप्शन मीन्स के ज़रिए काम ना करवाइए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सोसाइटी को दिमाग की तरह खा रही है। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तकलीफ़ होगी, शायद काम रुकेगा, 10 दिन रुकेगा, 5 दिन रुकेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब एक मैसेज जाएगी कि यहाँ के लोग पैसा दे के काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम के इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है सजाद साहब को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बारामूला के। सजाद साहब जाने माने और पहचानी हुई एक शख्सियत के फर्जंद है। तो सजाद साहब से हम पहले यही दरख्वास्त करेंगे वो अपना तारुफ अपनी ज़बान से दीजिएगा। शुक्रिया। मैं एक अदना सा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट बारामूला का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है और एक अहम जिम्मेदारी पार्टी लीडरशिप ने सौंपी है। और इस सख्त तरीन हालात में जिस वक्त हमारी स्टेट जो है हर मुश्किलात से दो चार है, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों की मुश्किलात दूर हो सकें, लोगों की मुश्किलात को कम कर सकें। यही मकसद है पार्टी लीडरशिप का भी और हमारा भी। जी सजाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला के होते हुए एक सरहदी कस्बा उड़ी में रहते हैं, जो बिल्कुल सीज़ फायर लाइन के बिल्कुल नज़दीक है। और बहुत सारी जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं इस सीज़ फायर लाइन में, ये उड़ी में पैदा हुई थी शेलिंग की वजह से। उड़ी में ज़बरदस्त इसकी गूंज सुनाई दी और इस वजह से उड़ी के लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान हुए हैं इस शेलिंग की वजह से। तो शफी साहब से ये जानना चाहेंगे हम, जो ये सैनारो है, यहाँ वातावरण है ये सीज़ फायर लाइन का, कभी शेलिंग होती है, कभी नहीं होती है, कभी सीज़ फायर होता है, कभी अनएक्सपेक्टेड शेल्स भी आ रहे हैं। तो क्या यहाँ का माहौल होता है उस वक़्त जब यहाँ पे ऊपर से शेल्स आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि शुक्र है उस परवरदिगार का कि पिछले 2 साल से यहाँ पे सीज़ फायर है और उस सीज़ फायर के नतीजे में लोगों ने एक राहत की सांस ली है। क्योंकि जब शेलिंग होती है तो वो इलाका वो लोग ही जानते हैं कि उस वक़्त यहाँ पे जो पूरा इलाका जो है वो लर्ज़ जाता है और कुछ नहीं पता होता है लोगों के। लोग उसको सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में होते हैं। माल
मकान, जेवरात, इन सब को छोड़ के उसको लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरीके से हम जाके अपनी जान बचा लें। और ये चीज़ें जो है ये हमारे LOC के लोग ही जानते हैं। ये लोग ये चीज़ें जो हैं, जब एक गोला पार से गिरता था और उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे लोगों के ऊपर, ये सिर्फ फिज़िकली एक इम्पैक्ट नहीं होता है, ये एक मेंटल ट्रॉमा भी होता है। तो यहाँ के लोगों के लिए ये मेंटल ट्रॉमा भी होता है, उस वक्त एक फ़िज़िकल ट्रॉमा भी होता है और जानी नुकसान के साथ माली नुकसान भी होता है। तो पहली बात ये है कि दोनों मुल्कों ने सीज़ फायर किया है, तो सबसे बड़ी राहत की सांस जो है वो हम LOC वालों ने ली है। और उससे पहले यहाँ पे वक्तन फ़क्तन फायरिंग होती थी, शेलिंग होती थी, और उससे हमारे कई इलाके जो हैं जहाँ पे इस कदा बैठे हुए हैं, यहाँ तक भी ये हेडक्वार्टर है, उड़ी हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं, यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है, यहाँ तक शेल गिरे हुए हैं, यहाँ तक लोगों को नुकसान हुआ है। तो पहली बात यह है कि इस सीज़ फायर से लोगों को एक राहत की सांस मिली हुई है। और लोग जो अपनी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, खा वो फार्मिंग है, खा वो आर्चर्ड्स हैं, खा वो हमारे यहाँ सबसे बड़ी मंडी है जम्मू कश्मीर की अखरोट की, गिरी की, वो है, लोग अपना कारोबार जो है वो आराम से कर रहे हैं, परेशानी के बगैर कर रहे हैं। लेकिन जब सीज़ फायर की जो है टूटती है जब भी, तो उस वक्त लोग हरासा होते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। अच्छा सजाद साहब, एक बात ज़रूर मैं आपसे पूछूंगा, जब शेलिंग होती है लोग परेशान होते हैं, लोग जान बचाई के लिए, जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? जैसे दावा किया जा रहा है कि सरहदी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको बैंकर्स दिए जा रहे हैं कि छुप जाने के लिए जब ऐसी इस तरह की शेलिंग हो। क्या ऐसा कोई सरकारी प्रोग्राम उड़ी में नहीं है कि लोगों को बचाया जाए? देखिए, पहली बात यह है कि 2 साल पहले जब यहाँ शेलिंग होती थी, हमने यहाँ पे वक्तन फ़क्तन डेमॉन्स्ट्रेशंस की और गवर्नमेंट को डिमांड की कि हमें बंकर्स दिए जाएं। उससे पहले 1998 में सबसे ज़्यादा हैवी शेलिंग हुई थी। शेलिंग का ये हाल था कि ये आधा उड़ी हेडक्वार्टर से लेके जो नीचे वाला इलाका है, तो सारी पॉपुलेशन जो उसके हिजरत कर गई थी। और कई लोग जो हैं हमारे उस वक़्त गांटा मुला गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, उसमें जाके सुकूनत ली थी। और उस वक़्त जनाब शफी साहब गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने यहाँ पे उस वक़्त बंकर्स बनवाए और वो लोग वापस आए। 6 महीने का मुफ्त राशन दिया गया लोगों को, फैमिलीज़ को, और बंकर्स बनाए गए। वो बंकर्स काफ़ी हद तक लोगों के लिए सहूलियत बने, लेकिन 2005 के ज़लज़ले ने उन बंकर्स को ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बंकर्स नहीं बने और 2014, 2015, 2016 में अच्छी खासी शेलिंग्स हुई। तो हमने डिमांड्स की और उस डिमांड के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली बॉर्डर्स की, क्योंकि उस वक़्त सांबा, राजौरी, पुंछ में भी काफ़ी शेलिंग होती थी। उन्होंने वहाँ के लिए जब बंकर्स की तो उसमें उड़ी सरहदी इलाका उड़ी के लिए भी बंकर्स बनाए गए, लेकिन वो बंकर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। ये तो शुक्र है खुदा का कि सीज़ फायर है। अगर सीज़ फायर नहीं हुआ होता तो वो बंकर्स अभी तक कंप्लीट नहीं है। इन्होंने कम्युनिटी बंकर्स दिए। अब आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी बंकर ऐसी जगह पे लिया गया है जहाँ पे रोड है, रोड के साइड में बंकर बनाया गया है। R&B डिपार्टमेंट ने टेंडरिंग की हुई है। श्रीनगर से एक ठेकेदार आया हुआ है, वो टेंडर कर रहा है, उस टेंडर में हिस्सा लिया है, उसने उसको काफ़ी लो रेट में लिया। उसको यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में पता नहीं था, अब वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है उन बंकर्स को। और कोशिश उन्होंने की फिर की कि रोड साइड में बंकर्स बने, तो रोड साइड में बंकर्स जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। अब कम्युनिटी बंकर जो है, आप मुझे बताइए, जब शेलिंग होती है उसका कहाँ हम ढूंढेंगे कि 1 किलोमीटर दूर या
500 मीटर दूर जाके बंकरों में लोग, यहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से बार बार ये कहा गया था कि हमें इंडिविजुअल बंकर दीजिए, ख्वाह आप 50% ही दीजिए, 50% कास्ट अगर आप दे देंगे, 50% वो घर का बंदा जो है वो अफोर्ड कर लेगा ताकि वो घर के नज़दीक बंकर बनाएगा। नतीजा ये होगा कि जो ही शेलिंग होगी वो फटाफट उस बंकर के अंदर घुसेगा। अब जब शेलिंग होती है कम्युनिटी बंकर में, कहाँ 500 गज या 1 किलोमीटर दूर लोग आएंगे और उसको उस बंकर में घुसेंगे। इट्स ए टोटल फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो इन्होंने इस वक्त की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो ये बनाए हुए हैं, मेरे हिसाब से मैं आपके माध्यम से यही गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कि अगर बंकर्स देने ही हैं, अभी एक सीज़ फायर माहौल है, इस वक्त हम बना सकते हैं, तो ये बंकर जो हैं ये इंडिविजुअल बंकर्स दिए जाएं और इलाके हमें पता है कहाँ कहाँ आके शेल गिरता है, तो पहले हम प्रायोरिटी में उन्हीं इलाकों को दें, उन्हीं गाँवों को दें जहाँ पे ये शेल गिरते हैं। जी सजाद साहब, आप कह रहे हैं कि जो बैंकर्स बनाने के लिए सरकार ने कहा था वो एक्सरसाइज फेल हुई है, बैंकर नहीं बने हैं, वो वैसे के वैसे ही रह गए हैं। बिल्कुल, कोई किसी का प्लिंथ बना हुआ है, किसी की 4 दीवारें बनी हुई हैं, किसी को स्लैब पड़ा हुआ है, लेकिन कोई एक कंप्लीट बंकर अभी तक हमारे सामने नमूने के तौर पे भी पेश नहीं हुआ है। यानी कि सरकारी सतह पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की जान की कोई परवाह भी नहीं है। जब वातावरण होता है यहाँ पे सीज फायर लाइन में, जंग बंदी लाइन पे, वातावरण ये होता है कि शेलिंग का वातावरण होता है, लोगों की जान खतरे में होती है, तो इतनी सारी आबादी है यहाँ पर, लोग बहुत सारे यहाँ पे है, कुछ लोगों ने जान भी गंवाई है, कुछ लोगों ने मकान भी गंवाए हैं, कुछ ने बिजनेस भी गंवाया है। कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सरकार की तरफ से आया है एक ये कि लोगों की जान बचाई जाए, नंबर 2 कि अगर किसी का नुकसान हुआ, किसी का मकान गया, किसी का बिजनेस गया, किसी की जान गई, ऐसा कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है सरकार के पास? खासकर मैं उड़ी की सरहदी इलाके की बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा रेड क्रॉस की तरफ से कुछ यूटेंसिल्स आ जाते हैं, आपको टेंट मिल जाएंगे अगर मकान डिस्ट्रॉय हुआ है। हमारे ज़माने में जब गवर्नमेंटें हुआ करती थी तो एटलीस्ट एक CDF फंड हुआ करता था या MP लाइट फंड हुआ करता था, तो उसमें ये प्रोविज़न था, तो हम उनको उस वक्त PMYK में, जो IPMYK कहा जाता है, उसमें तहत हम 1-1.5 लाख रुपया उसको इमीडिएट हम दिया करते थे CDF फंड में, जो लोकल MLAs होते थे, तो हम अपनी लेवल पे उनको वो दे दिया करते थे। और रेड क्रॉस से कुछ यूटेंसिल्स आ जाते थे, कुछ पैसा आ जाता था, थोड़ा वो दे दिए थे। लेकिन एक कंक्रीट प्लान अगर आप कहेंगे, किसी का 10 लाख का 20 लाख का ये मकान तबाह हुआ है, उसको उतनी बड़ी अमाउंट मनी या आधा भी अमाउंट दिया गया हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की कहीं भी सामने नज़र नहीं आई है, ना कोई पेश की गई है कि शेलिंग में अगर इस किस्म के हालात हुए हैं तो एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको शिफ्ट किया जाए। हमने कई बार गवर्नमेंट से उस वक्त ये दरख्वास्त की कि भाई यहाँ हमारे पास कई एरियाज़ हैं, गवर्नमेंट की लैंड है, घास चराई है, शामलात है, या NHPC के 2 प्रोजेक्ट्स बने, वहाँ पे कुछ जगह खाली पड़ी हुई हैं, उसको तुमने ली हुई थी, तो भाई जो ये एरियाज़ हैं ये प्रोन है फॉर शेलिंग, तो इन एरियाज़ में इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको 5-5 मरले के प्लाट ही दिए जाएँ ताकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, या जब शेलिंग हो जाए तो अपने आप को शिफ्ट करके रहने के लिए कोई जगह इनको हम दे दें। हम प्लाट दे देंगे, मकान या 2 कमरे खुद बना लेंगे। तो प्लाट तक 5 मरले तक ज़मीन तक नहीं दी गई, तो मकान बनाने की या रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की तो बात ही नहीं है, कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है। अरे सजाद साहब, अल्लाह न करे ऐसा हो, खुदा न करे ऐसा हो, अगर फिर ऐसा हो कि शेलिंग की लपेट में उड़ी आ जाए
तो आप यहाँ क़याम पजीर है, तो आप जान कहाँ पे बचा पाएंगे जब आपके पास कोई ऐसी प्रोटेक्शन है नहीं कि आपकी जान बचे, या उड़ी वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी जान भी खतरे में रहती है, हर लम्हा वो उनकी जान खतरे में रहती है, बचाने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर डालें? अगर यहाँ पे कैजुअलिटी हो बस तो जिम्मेदार कौन होगा? ज़िम्मेदार तो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोग अल्लाह के भरोसे होते हैं। उसकी जब शेलिंग होती है, बस ज़्यादा हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं वो तैयार रहती हैं कि कहीं ज़ख्मी है, अगर कमी पेशी होगी, थोड़ी सी कम हो गई, तो कहीं ज़ख्मी किस इलाके में है तो जाके उसको एवेक्यूएट करने की कोशिश की जाती है। हेल्थ डिपार्टमेंट थोड़ा सा मुतहरक रहता है इस चीज़ के लिए, अपनी एम्बुलेंसेस तैयार करके बैठे होते हैं। बस उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। बाकी शेलिंग हुई, जो बच गया तो ऊपर वाले की मेहरबानी, नहीं बचा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा हेल्थ वाले बेचारे एम्बुलेंसेस तैयार करके रखते हैं कि वो भी तब जाते हैं कि जब अगर शेलिंग बंद हो जाए तब जाकर एवेक्यूएशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा प्लान नहीं है। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं इस एरिया में भी लास्ट टाइम आके ये पीछे वाले इलाके में यहाँ पे भी शेल गिरे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो हालांकि इस एरिया में कभी शेल नहीं गिरे हैं आज तक, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ भी आके शेल गिरे। सो ये तो जो लोग बैठे हुए हैं ये सिर्फ अल्लाह के भरोसे बैठे हुए हैं, वही बचाए तो बचाए। अदरवाइज़ शेल का कोई डायरेक्शन तो होती ही नहीं, उनका कोई मज़हब तो होता नहीं है, तो वो आके ज़्यादातर सिविलियन एरियाज़ में ही गिरते हैं। और जो उसकी ज़ात में आ गया तो आ गया, कोई मर जाते हैं, कोई ज़ख्मी हो जाते हैं। मरने वालों के लिए एक्स ग्रेशिया की जो है वो हम डिमांड करते हैं। तो पहले तो एक्स ग्रेशिया दिया जाता था, तो लास्ट टाइम तो ज़ख्मी को भी कुछ नहीं दिया गया, बस ज़्यादा 5-5 हज़ार रुपया दिया जाता था। सो देयर इज़ नो कंक्रीट पॉलिसी रिगार्डिंग रिहेबिलिटेशन एंड हाउ टू टैकल दिस शेलिंग, एट लीस्ट मेरे इस इलाके में अभी कोई ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मतलब इंडिविजुअल हमने एक सिंपल डिमांड की थी कि 4, 5, 6, 10 गांव हैं, कम से कम बाकी की ही नहीं तो, लेकिन इन 10 गांवों में आप इंडिविजुअल बंकर्स दे दें। 10 गांव में इंडिविजुअल बंकर भी नहीं दे सके, जबकि 1998 में हमने इंडिविजुअल बंकर्स दिए थे और उस वक्त हमने 10-10 हज़ार रुपये दिए थे और लोगों ने बंकर्स बनाए थे और हैप्पीली उनने बनाए थे, क्योंकि उनके घर के सामने उनने बनाए, तो कुछ अपना भी उनने खर्च किया, उसमें अपना भी डाला 1998 में। तो बनाए थे, फर्स्ट क्लास तरीके से लोग रह रहे थे, जब भी कभी शेलिंग होती थी उसमें घुस जाते थे। लेकिन उसके बाद तो आफ्टर अर्थक्वेक को डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके बाद गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है इस बारे में। शबीर साहब, आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें हिस्सा लिया है बैंकर बनाने में। यहाँ 20-25 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही है जम्मू कश्मीर में, और आपने ऐसा प्रोग्राम चलाया है कि उड़ी वालों को प्रोटेक्शन के लिए बैंकर दिए जाए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर ऐसा कोई मेजर प्रोग्राम नहीं था आपके पास कि उड़ी एक बहुत बड़ा तहसील है, कोई मेजर प्रोग्राम नहीं था आपके पास कि तकरीबन हर एक फैमिली कम से कम उसका एक बैंकर मिले। देखिए 98 में तो था, और मैंने आपसे कहा कि जैसे कि सबसे पहला प्लान ये हुआ उस वक्त कि 6 महीने लोगों को मुफ्त राशन दिया है, पूरा होल कॉन्स्टिट्यूंसी। और हालांकि शेलिंग का जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था वो उड़ी टाउन से नीचे वाला इलाका था। ऊपर वाला इलाका जो था वहाँ पे शेलिंग इक्का दुक्का कोई शेल गिरे, अदरवाइज़ ये वाला इलाका जो है दरा हाजी पीर जिसको हम कहते हैं, इसके जो गांव हैं गरकोट, नामला, सिलीकोट, थाजल, पावड़ियाँ, बलकोट, डन्ना, इस साइड में बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, चुरुंडा। और इसी तरह फिर उसके बाद अगर ज़्यादा शेलिंग का नुकसान हुआ वो जाके फिर कमल कोट बेल्ट में हुआ, कमल कोट, माड़ियाँ, शादरा, सुल्तान डक्की, दच्छी, इस इलाके में बड़े शेल। तो पहली बात ये थी कि एक तो 6 महीने का फ्री राशन दिया गया, और उसके बाद इन सब इलाकों में जो है वो इंडिविजुअल बंकर्स दिए गए। तो उस वक्त के इमीडिएटली जो प्लान गवर्नमेंट ने बनाया वो बनाया, और जो लोग मरे उस वक्त बाई फुट, चौटाली जो बिल्कुल गुलमर्ग के नीचे एक गांव है, चौटाली में हमने डीसी साहब को डिप्यूट किया। एक दिन बच्चा शेल से मरा, शेलिंग से मरा, छोटा बच्चा स्कूल में शेल गिरा,
2 बच्चे मरे और शाम को डीसी साहब वापस आकर रिपोर्ट की उनने, उस वक्त उनको एक्सग्रेशिया भी दिया गया और जो ज़ख्मी थे उनको भी एक्सग्रेशिया दिया गया। तो गवर्नमेंट उसको टोटल मुतहरक थी। लेकिन उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बंकर्स भी बनाए गए, तो पॉलिसी बनी, गवर्नमेंट के पास पॉलिसी थी, लेकिन उस पॉलिसी को आगे नहीं चलाया गया। बाद में जो शेलिंग्स हुई 2002 के बाद जो शेलिंग्स हुई, उसके बाद जो है आज तक बंकर्स नहीं बने और हमारी बार बार ये डिमांड रहती है। और आज आपने ये क्वेश्चन पूछा है, अच्छी बात है, और आज हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका सीज़ फायर है, खामोशी है, LOC के ऊपर खामोशी छाई हुई है। लोग अपना डे टू डे अफेयर्स कर रहे हैं, डे टू डे वर्क कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल बॉर्डर के पास जाके अपनी कारोबार कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। इस वक्त मौका है कि गवर्नमेंट ये पैकेज भेजती और लोग अपने बंकर्स बना लेते। जब शेलिंग होगी, आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता है, कुआं पहले ही खोद के रखना है ताकि जब आग लगे तो पानी निकाल के उसको बुझाया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त सीज़ फायर है, अगर ये इंडिविजुअल बंकर्स दे दें या वो इन्होंने जो बंकर्स बनाए हैं कम्युनिटी बंकर्स, वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, कम से कम वही कंप्लीट करके दे देते। तो हम बोलते चलो अगर 50 घरों को नहीं, चलो 20 ही घरों को फ़ायदा हो जाता, वो तक कंप्लीट नहीं है। तो आप मुझे बताइए कौन सी पॉलिसी है इस वक्त? उस वक्त के टाइम के मुताबिक गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी की, एक्सग्रेशिया भी दिया, बंकर्स मैंने कई पैसे भी दिए, बंकर्स भी बना दिए, लेकिन उसके बाद तो कोई पॉलिसी नहीं है पिछले 15-20 साल से। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जब 96 से लेकर 2002 तक था तब एक पॉलिसी बनी, लेकिन उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं बनी। सो आज गवर्नमेंट बनाए, आज तो गवर्नर रूल है, आज तो उनको किसी से पूछना भी नहीं है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, गवर्नर साहब मिजाज हैं। तो ख्याल करें बॉर्डर के एरियाज़ के बारे में। आप बड़ी बातें करते हैं, उनमें से हम तो एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि इन एरियाज़ को, और सामने डिफाइंड एरियाज़ है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप बारामूला के साथ जो इलाका हमारा जहनपुरा पड़ता है आप उसको बंकर दें, या नौशेरा को बंकर दें, या जंडफरन को बंकर दें, या बिमियार को बंकर दें। हम उधर की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो 4, 5, 10 गांव हैं जहाँ पे लोग सफ़र करते हैं शेलिंग, जो मैंने आपको गिन के बताया, आप सिर्फ इन्हीं गाँवों को दे दीजिए, 10 गाँव को तो दे दीजिए। आप पहले शुरुआत तो कीजिए इन 10 गाँव से जो बिल्कुल LOC के ऊपर है, जहाँ पे शेल गिरता है, उनको आप दे दीजिए, बाकी की बात बाद में सोचेंगे। बिल्कुल सजाद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। सजाद साहब, एक चीज़ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ जी, तो उसका जवाब भी लेना चाहता हूँ आपसे। जम्मू कश्मीर में करप्शन एक कैंसर की तरह बीमारी है, वजूद में आई है। कोई कहता नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर करप्शन में, कोई कहता नंबर 2 पे है। चलो उस तरफ हमें जाना नहीं, या नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है। मगर एक बात ज़रूर है, अगर गोली चलेगी तो एक ही आदमी मारा जाएगा, अगर करप्शन होगा तो हज़ारों लोग मर जाएंगे। बिल्कुल सही है। मुझे लगता है टेररिज्म से ज़्यादा खतरनाक करप्शन है। अगर करप्शन को ख़त्म नहीं किया गया या न किया जाए, तो जो आज हमारे डॉक्टर्स है, PhD स्कॉलर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट्स है, इंजीनियर्स है, या बाकी IAS KS ऑफिसर्स है, जो आए दिन सुसाइड केस आ रहे हैं, ड्रग्स के केस आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्या ये करप्शन से जब उनको वो जस्टिफाई केस नहीं हो रहे हैं, वो डिज़र्व होते हैं, जिस चीज़ के लिए वो डिज़र्व होते हैं वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है, तो वो ड्रग्स कर रहे हैं, तो वो सुसाइड कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ। आपकी राय क्या है? तो आप इस पर ज़रा थोड़ा देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारी सोसाइटी को इस वक्त सबसे ज़्यादा करप्शन जो है ये दिमक की तरह खा रही है। जैसे कि आप पिछले दिनों से आप जानते हैं,
हमारा SSRB में सब इंस्पेक्टर्स का स्कैम निकला। कितना बड़ा स्कैम है कि 15 लाख से लेके 10,000 तक जो है पेपर्स बेचे गए। हालत इस हद तक पहुंच गई कि जो आपने जैसे फरमाया कि PhD स्कॉलर्स जो अपनी मेहनत से, लगन से मेहनत करके रातों को जाग के जिनने मेहनत की, उनकी मेहनत तो रायगान चली गई। आप ये देखिए कि एक एक घर के चार आदमी नौकरी लगाए उस लिस्ट में आए, और जो हमारे वेल ट्रेन्ड, वेल वर्स विद द सब्जेक्ट्स थे वो रह गए। ये एक आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, हमारी गवर्नमेंट नहीं भी थी, लेकिन इस किस्म का स्कैम नहीं निकला। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बोलता था यार 100 आदमी सेलेक्ट हुए हैं, यार इसमें 2-4 सिफारिशी है। इस लेवल तक ये बात सुनते थे कि 2-4 को शायद सिफारिश की गई, लेकिन इतना बड़ा स्कैम SSRB का आज तक नहीं आया जिसमें लाखों रुपए लगाए गए और उन बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया जिनने मेहनत की थी। पिछले 3 साल से 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज हमारी खाली पड़ी हुई, को PSC की हैं या SSRB की हैं। क्यों नहीं एक्सपीडाइट किया जा रहा है? कोई दर्द ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये सब चीज़ें जो हुआ करती थी, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हुआ करती थी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट के पास लोगों को जवाब देना पड़ता था, लेकिन आज कोई अकाउंटेबल गवर्नमेंट है नहीं, फ्री फॉर ऑल है, कोई किसी को किसी की परवाह नहीं है। तो इस वक्त जितनी करप्शन मेरे हिसाब से इस वक्त सोसाइटी के अंदर और इस वक्त चल रही है जम्मू और कश्मीर में, इस लेवल की करप्शन कभी भी नहीं थी। अगर आप कह रहे हैं कि पिछली बार अगर सर्वे हो के हमारी रियासत 6 या 5वें नंबर पर होगी करप्शन, इस वक्त मैं दावे से कह सकता हूं कि 1 नंबर पे होगी। कोई भी चीज़ पैसे के बगैर, किसी भी दफ्तर में जाइए, पैसे के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। सो ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और अगर यही चीज़ चलती रही तो हमारे स्कॉलर्स, पढ़े हुए लोग, तो वो तो ड्रग यूजर्स तो बन जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन में और करेंगे क्या कि जब उनको अपना हक नहीं मिलेगा तो वो तो इसी चीज़ की तरफ चले जाएंगे। तो मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, LG साहब को, कि एटलीस्ट एक साफ शफाफ तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती की जाए और जो पोस्टें हैं उनको जल्दी जल्दी एक्सपीडाइट किया जाए, और जो लोग इस स्कैम में हैं उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। जैसे हम कत्ल के बदले एक आदमी को कन्विट करते हैं, ये तो इससे भी बड़ा कत्ल है, क्योंकि आप 500,000 बच्चों के 2,000 बच्चे या 1 लाख बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। ऐसे इंसान को तो ज़िंदा रहने का हक ही नहीं है। ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, जो इस स्कैम में मुलव्वस है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी एजेंसी स्कैम को अनर्थ करेंगी और रियल कल्प्रिट्स को सामने ला के, ताकि लोगों को भी एक भरोसा बैठे कि भाई कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और ऐसे चोर लोगों को सज़ा मिल सकती है। तो ये तो वक्त की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो ये सोसाइटी जो है ये बैक टू वर्स की तरफ जाएगी और लोग तो ड्रग यूजर्स बनेंगे। और जिस तरीके से ये करप्शन जो है ये दिमक की तरह हमारी सोसाइटी उखाड़ रही है, एक दिन हम इसी करप्शन में ही अपने आप को ख़त्म कर देंगे। जी सजा साहब, आप पर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, मगर अभी तक तो ऐसा मुझे दिखा नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहसीत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला या कोई कार्यकर्ता या कोई मिनिस्टर या कोई ओहदेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसने करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, तो ऐसा तो दिखा नहीं मेरे को। अगर करप्शन है, आपकी सरकार में भी था, आज भी है, उससे पहले भी है। आज एक गरीब आदमी जब सेक्रेटरीट जा रहा है, जब किसी की ब्यूरोक्रेट के पास जा रहा है, उसकी कोई नहीं सुनता है, सुनने का उसका कोई चांस ही नहीं है आगे। इतना करप्शन हुआ है, इतना करप्शन हुआ है। पर आप पर भी कोई जिम्मेदारी है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की,
دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے وقتاً فوقتاً آواز اٹھائی ہے. ہمارے پارٹی کے لیڈر صاحبان نے بالکل بولا, فاروق صاحب نے بھی بولا, عمر صاحب نے بھی بولا, اور جو ہماری میڈیا سیل ہے اس نے چلا کے بولا کہ بھائی اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, کرپشن اس کے پیک پہ ہے, لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے بولا سیکریٹریٹ میں. دیکھیے یہ سب چیزیں اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے. اس وقت نو باڈی از اکاؤنٹیبل. ہم بیوروکریٹس کو بلیم نہیں کریں گے, ان کا ایک الگ کام تھا, ان کا طریقہ کار کام کرنے کا الگ ہے, اور ایک عام نمائندے کا جو ہے, لوگوں کے نمائندے, ان کا کام کرنے کا طریقہ ایک ہے. ہمارے پاس لوگ آج بھی آتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. کسی کو چندی کا مسئلہ ہے, کسی کو ڈی سی آفس میں پرابلم ہے, کسی کو سیکریٹریٹ میں پرابلم ہے. وہ ایک امید سے آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارا نمائندہ وہاں موجود ہے, ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اس کو ووٹ دیا ہوا ہے. اور ہم بھی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں کہ یار اس بندے کا ووٹ ہمیں دیا گیا ہے, ہمیں حق, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا کام کریں. ان لوگوں کو سیکریٹریٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ڈی سی آفس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ لوکل نمائندے جا کے ان کے مسئلے حل کیا کرتے تھے. لیکن پچھلے 3 سال سے حکومت ہی نہیں ہے. 5 اگست 2019 میں کے بعد یہاں کوئی حکومت نہیں ہے. یہاں گورننس رول ہے. سیکرٹری صاحب, کمشنر صاحبان, بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنے جس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ملیں گے. دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. دے آر ناٹ الیکٹڈ بائی دا پیپل آف دیٹ اسٹیٹ اور دیٹ ایریا. ان کی مرضی ہے, وہ 10 سے 12 بیٹھیں یا 10 سے 2 بیٹھیں. اور اب ویسے بھی ای سسٹم شروع ہو گیا ہے, اب تو ان کو سیکریٹریٹ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ادھر کمپیوٹر پہ ہی فائل منگوا لیں گے, گھر میں بیٹھے رہیں گے, لیٹے رہیں گے, وہیں پہ ہی فائل کو جو ہے ریکمنڈ کر کے اس کو بھیج دیں گے. یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی تھی, یہ اکاؤنٹیبلٹی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ میں ہوتی تھی, کیونکہ ہم الیکٹڈ گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تھے. وہ اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل ہوتے تھے. جب لوگ ان کے گھروں میں پہنچتے تھے, صبح دستک دیتے تھے, تو وہ جب ان کو پاس آتے تھے تو وہ شروع ہوتے تھے. جو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو فون کے ذریعے کرتے تھے, کہیں جاتے تھے تو اٹھ کے ڈی سی آفس جاتے تھے, پورا بھنڈار اٹھایا فائلوں کا اور دکھایا یہ مسئلہ اس کا ہے. سو ڈی سی صاحبہ بھی یا ڈی سی صاحب بھی جو ہوتے وہ اکاؤنٹیبل ہوتے تھے. وہ بھی اٹھ کے آگے لکھتے تھے. ان کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ اچھا سر ہمیں 2 دن میں کریں گے, 2 دن میں نہیں کریں گے تو ایم ایل اے صاحب پھر فون کریں گے, منسٹر صاحب پھر فون کریں گے, پیپلز ریپرزنٹیٹیو پھر فون کریں گے. سیکریٹریٹ میں لوگوں کو کام ہوتا تھا تو ان کو ہم بولتے تھے بھائی تم اپنا پیسہ خرچ نہیں کرنا یار, میں جاؤں گا, لاؤ کتنی لسٹ بنی ہوئی کسی کانسٹیٹنسی کی. تو ایم ایل ایس خود جاتے تھے وہ لسٹ لے کے, اور جس ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کے کام پھنسے ہوتے تھے وہ کرتے تھے. سو بیسک نیڈ آف دا آور جو ہے وہ ہے عوامی سرداری, عوام کا حق ہے. سرداری عوام کو دی جائے, ریپرزنٹیٹیوز بنائے جائیں. الیکشن اس کا حل ہے, اس کا حل اور کوئی نہیں ہے. اس کا حل الیکشن ہے, تاکہ لوگوں کو اگر ہم کچھ آرام دے سکتے ہیں, کرپشن سے بچا سکتے ہیں تو اسی کے ذریعے بچا سکتے ہیں. ادروائز کیونکہ جب ایم ایل اے صاحب جائے گا, پیپلز ریپرزنٹیٹیو جائے گا دفتر میں, تو اس سے کوئی ہمت نہیں کرے گا پیسے لینے کی. لیکن ایک عام آدمی جائے گا تو اس بیچارے کو پیسے لینے یا دینے کے چکر میں لوگ پڑ جائیں گے. جو لوگ حرام کھانے کی عادت ہے جن لوگوں کو, وہ ان کو پکڑ لیں گے. اس فائل کو یہاں سے یہاں لے جانا ہے. ایک عام آدمی کو کیا پتہ ہے اس فائل کو کہاں سے کلرک سے فائل بنے گی, پھر وہ ایس او کے پاس, پھر سینئر کلرک کے پاس جائے گی, پھر وہ ایس او کے پاس جائے گی, ایس او سے پھر وہ انڈر سیکرٹری کے پاس جائے گی, انڈر سیکرٹری سے ڈپٹی سیکرٹری, پھر ایڈیشنل سیکرٹری, پھر اسپیشل سیکرٹری, پھر سیکرٹری کے پاس. سو وہ تو پریشان ہو جائے گا وہاں پہ, وہ کتنی سیڑھیاں پار کرے گا. لیکن ایک ریپرزنٹیٹیو کو پتہ ہوتا ہے, وہ سیکرٹری کے پاس بھی بیٹھ کے یہ دے دے گا, سیکرٹری اس کو آرڈر کرے گا نیچے والے کو, بھائی یہ فائل کو پروسیس کرو, میرے پاس بھیج دو. سو جب تک یہ کنیکشن نہیں واپس آئے گا تب تک کرپشن چلتی رہے گی اور لوگ پستے جائیں گے. اس لیے نیڈ آف این آور جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ بنے, تب جا کے لوگوں کو اس کرپشن سے بھی راحت ملے گی اور لوگوں کی مصیبتیں بھی جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. جی سجاد صاحب, کرپشن بالکل ہے, اسٹیٹ میں ہے, کرپشن ہے. آپ سینیرو یہ پورا دیکھ رہے ہیں کرپشن کا, پورے JNK کا سینیرو آپ کے سامنے ہے. اب کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کی تو سولوشن ہے اس کا, تو یہ الیکشن سولوشن ہے اس کا. عوامی حکومت آ جائے تو سولوشن نکل آئے. اگر ایسا ہے
हुकूमत इलेक्टेड आ जाए और करप्शन का जो ये सिलसिला है वो ख़त्म करना है, तो इसके लिए हुकूमत चाहिए, अवामी हुकूमत चाहिए। अगर आपको हुकूमत दी जाए, आप जीत जाए, इलेक्शन जीत जाए, आप पावर में आ जाएंगे, तो आप करप्शन को ख़त्म करेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला मैंने जैसे पहले कहा कि ये करप्शन जो है ये सोसाइटी को दिमक की तरह खा रही है। जैसे कि आपने कहा कि एक आदमी को गोली लगती है, वो एक ही आदमी मरता है, लेकिन करप्शन से पूरा घर तबाह हो जाता है। किसी के पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका काम नहीं होगा। लेकिन जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो लेवल ऑफ करप्शन है उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होगी। जब ऊपर ऑफिसर बैठा हुआ है, उसको पता है कि जो उसके ऊपर मिनिस्टर बैठा हुआ है उसको अकाउंटेबिलिटी है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो एमएलए आया हुआ है, जिसको लोगों ने चुना हुआ है, वो अपने लोगों से पैसे लेके तो कोई काम नहीं कर रहा है। उसको पता है कि लोगों ने मुझे वोट दिया है, मुझे उनका हक अदा करना है। सो नेचुरली वो तो जाके किसी अफसर के पास जाएगा या किसी के पास भी जाएगा, वो आदमी उस एमएलए से पैसे तो नहीं लेगा उस काम के। वो डरेगा कि अगर मैं ऐसी बात भी डिमांड करूंगा मुझे उसी वक्त हथकड़ी पड़ जाएगी। सो जब अकाउंटेबिलिटी आती है तो नेचुरली करप्शन कम होगी। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तो फिर करप्शन बढ़ती है। फिर वो एलिमेंट जो करप्ट एलिमेंट है वो सारा अपना उठाते हैं, और जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो वो एलिमेंट जो होता है वो अपना सर उठा नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कौन आदमी करप्ट है, कौन नहीं है। किस गांव में, आप जैसे गांव की बात ले लीजिए या आप अपने तहसील ऑफिस में ले लीजिए, तो लोगों को पता चल जाता है कौन क्लर्क पैसे खाता है और कौन नहीं खाता है, कौन अफसर पैसे खाता है, कौन नहीं खाता है। और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में फिर ये होती है कि लोग आके रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं, जनाब आप वो फलाना अफसर, वो फलाना जो ऑफिसर है या वो फलाना क्लर्क है वो पैसे खाता है, इसको उठाइए यहाँ से, इसने चोरी की, वो धूम मचा के रखी है। इमीडिएटली एक्शन होती है कि भाई मेरे इलाके में मेरे लोगों को सफ़र किया जा रहा है, दैट ऑफिसर और दैट क्लर्क, दैट पर्सन इज शिफ्टेड इमीडिएटली, एंड ए मैसेज चली जाती है पूरे डिपार्टमेंट में कि भाई देखो फलाने ने करप्शन की थी, या उसका नाम ही सुना था, उसको उठा के बाहर कर दिया गया। तो जो दूसरा आने वाला होता है या जो दूसरे ऑफिसर होते हैं वो भी एहतियात शुरू हो जाती है कि भाई हम भी पकड़े जाएंगे, हम भी सस्पेंड हो जाएंगे। सो इलेक्टेड गवर्नमेंट में इसमें कोई शक ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी है, और आज अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मेरा तो पहला मुद्दा यही है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, तब जाके आपकी अकाउंटेबिलिटी जब आएगी तो आपकी लेवल ऑफ करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नाजरीन, सजाद साहब के पास सोल्यूशन है। अगर करप्शन ख़त्म करना है तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही करप्शन को ख़त्म कर सकती है, ये सजाद साहब कह रहे हैं। तो लिहाजा सजाद साहब, हम आपसे इजाज़त लेते हैं आज के लिए। फ़िलहाल इतना काफ़ी। कोई पैगाम आप देना चाहें पब्लिक को, या जनरल कोई सजेशन देना चाहिए करप्शन के खिलाफ या किसी भी चीज़ के खिलाफ, या इलेक्शन के लिए, या कुछ? मैं जनरल पैगाम यही देना चाहूँगा। पहले तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को यही इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि फिल 4 यहाँ पे डिलिमिटेशन हो चुकी है। लोग पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लोगों के काम रुके हुए हैं, लोगों की मुश्किलात बढ़े हुए हैं। ऑलरेडी हमें कोरोना ने झंझोड़ के रख दिया है। पहली बात यह है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, फौरी तौर पे सरदारी जो है अवाम को दी जाए, यहाँ पे इलेक्शन कराए जाएं। हमारी इस प्यारी सी स्टेट को जो यूटी बना दिया गया है, इसको पहले इसका स्टेटहुड वापस किया जाए। जो हमारे हकूक़, जो हमारे राइट्स, जो हमारे छीने गए हैं, उनको वापस रिस्टोर किया जाए, ताकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, कोई भी बने। लेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड। उन लोगों की सरदारी अवाम का हक है, वो लोग फैसला करें उनको किसको चुनना है। लेकिन कोई भी चुना जाएगा तो लोगों को सहूलियत मिलेगी, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। तो मैं 100% ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि लोगों को अगर सहूलियत मिलेगी, राहत देगी, तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट देगी, वो कोई भी गवर्नमेंट बने। तो फौरी तौर पे यही कहूँगा। और
लोगों से ही इल्तिजा करूँगा कि करप्शन के मसले में कि ऐसे एलिमेंट्स को बेनकाब कीजिए और करप्शन मीन्स के ज़रिए काम ना करवाइए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सोसाइटी को दिमाग की तरह खा रही है। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तकलीफ़ होगी, शायद काम रुकेगा, 10 दिन रुकेगा, 5 दिन रुकेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब एक मैसेज आएगी कि यहाँ के लोग पैसा दे के काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर यहाँ पे पैसा नहीं चलेगा। और हमारी इलाके में ये इस किस्म का ट्रेंड पहले कभी नहीं था। आज मत उभर के आया हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट जब यहाँ हुआ करती थी, ख़ास तौर पे मेरे उड़ी इलाके में, तो करप्शन सबसे कम, बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। यहाँ हार्डली कभी एसीबी ने कभी कोई ट्रैप किया होगा और कोई बंदा पकड़ा गया होगा। यहाँ पे एक सिस्टम था, सबको पता था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सख्त किस्म के हैं, कोई पकड़ा जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा सिस्टम ठीक था। और मैं आज आपके माध्यम से फिर ये कहूँगा कि लेट इलेक्टेड गवर्नमेंट कम्स, करप्शन में कमी ज़रूर होगी। शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम में आने का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपका खैर मकदम भी अदा कर रहे हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर कुछ मशवरे, कुछ जवाबात और कुछ शक व शुबहात जो थे उनको निकाल कर लोगों के सामने रख दिया। अस्सलाम वालेकुम।